हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ अनुराग प्रियदर्शी और मैं आज लेक्चर 3 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोगों ने बेसिक चार्ज के बारे में पढ़ा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, कूलम्ब्स लॉ और उस पर कुछ एक क्वेश्चंस देखे। लेकिन आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपैरिजन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इसी में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कुछ एक टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर के, जो आज हम ख़त्म करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन से। तो अगला जो टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, जो कि 2 मार्क्स में अक्सर क्वेश्चन इससे मिलता है, कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक and gravitational forces। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक को हम लोग कूलम्ब फोर्स भी बोल सकते हैं। इसकी जगह पे अगर कूलम्ब फोर्स भी हम यूज़ करें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम लोग दोनों चीज़ देखेंगे, सिमिलैरिटीज़ भी और डिसिमिलैरिटीज़ भी। तो स्टार्ट करते हैं पहले सिमिलैरिटीज़ से कि क्या क्या इनमें सिमिलैरिटीज़ है। तो सबसे पहले कोई भी कंपैरिजन लिखने से पहले हम लोग फॉर्मूला को देख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है आपका कूलम्ब फोर्स का या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं कूलम्ब फोर्स, फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ये कूलम्ब फोर्स का फॉर्मूला है। उसी तरह से अगला जो है वो है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9th में भी और 11th में भी। इसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो कूलम्ब फोर्स का कांस्टेंट K है और इसका कांस्टेंट जो वो कैपिटल G है। तो दोनों का वैल्यू आप ऐसे जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हैं तो हम लिख देते हैं वैल्यू। कैपिटल G ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहलाता है। कोई अगर आपसे पूछे तो ये यूनिवर्सल शब्द इसमें इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि इसका वैल्यू पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी नहीं बदलता। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसका नाम है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू कितना होता है? इसका वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ये कैपिटल G का मान होता है, ठीक है। इसमें M1 M2 क्या है? मासेस है, और R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द मास, ये डिस्टेंस है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे K का भी वैल्यू आपको हम बता चुके हैं। K जो है यहाँ पे कहलाता है आपका कूलम्ब कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसका वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ये इसका वैल्यू होता है। इसमें Q1 Q2 क्या है? Q1 Q2 इसमें चार्जेस हैं और R डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। जैसे ये डिस्टेंस बिटवीन मासेस हो गया, यहाँ पे ये डिस्टेंस बिटवीन मासेस है और ये डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस है, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ठीक है। तो K का वैल्यू वो हो गया, Fe हो गया, Fg हो गया। तो हम लोग दोनों फॉर्मूला को पहले देख लेंगे अच्छे से और इसका कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सिमिलैरिटीज़ का बात करते हैं कि क्या क्या इनमें सिमिलैरिटीज़ है।
तो सबसे पहला सिमिलैरिटीज फॉर्मूला को देख के हमको पता चल रहा है कि दोनों जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, यानी इसमें दोनों में आर स्क्वायर देखिए नीचे में आपको दिख रहा होगा। तो बोथ फोर्सेस follow inverse स्क्वायर लॉ, यानी ये दोनों फोर्स जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, या इसको अगर आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं 1/r²। तो ये पहला है, ठीक है। और दूसरा सिमिलैरिटीज क्या होता है कि ये दोनों कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, यानी कि दोनों पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, चाहे वो कूलॉम फोर्स हो या ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, बोथ आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो सेकंड सिमिलैरिटीज हम लोग लिख सकते हैं बोथ आर कंजर्वेटिव इन नेचर। दोनों जो है वो कंजर्वेटिव नेचर के हैं। कंजर्वेटिव अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप पाथ इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं। थर्ड, दोनों सेंट्रल फोर्सेस होते हैं। कैसे फोर्सेस होते हैं दोनों? सेंट्रल। तो थर्ड में हम लोग लिखेंगे बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, यानी कि दोनों जो है वो सेंटर से काम करता है एक दूसरे पे, यानी कि दोनों फोर्सेस जो है वो सेंट्रल फोर्सेस नेचर के होते हैं। तो ये तो सिमिलैरिटीज हो गई। कुछ एक पॉइंट जो कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं, तो उसकी सिमिलैरिटीज कुछ एक इस प्रकार से। उसी तरह से कुछ एक डिसिमिलैरिटीज आता है। अगर आप एक और पॉइंट इसमें लिखना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप पॉइंट बढ़ाना चाहते हैं तो पॉइंट 4 आप ऐड कर सकते हैं कि बोथ द फोर्सेस फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या है आगे हम लोग आज देखेंगे। तो आप लिख सकते हैं इसको, बोथ द फोर्सेस follows principle of superposition, यानी कि बोथ जो दोनों फोर्सेस हैं ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ एक सिमिलैरिटीज था दोनों के बीच में। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें हम लोग डिसिमिलैरिटीज देखेंगे कि क्या क्या इसमें डिसिमिलैरिटीज यानी अंतर है। डिसिमिलैरिटीज, पहला डिसिमिलैरिटीज क्या होगा, चलिए हम लोग सोच के देखते हैं, बात करते हैं फिर उस पर। जो कूलॉम फोर्स है ये दोनों नेचर का है, यानी कि ये अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स केवल अट्रैक्ट करता है। तो हम लोग बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर अट्रैक्टिव इन नेचर, ये सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं। Whereas Coulomb forces are Coulomb forces may be attractive और रिपल्सिव, ये दोनों हो सकता है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और
रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो होते हैं वो केवल और केवल अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। सेकंड, इसका जो कांस्टेंट है ये कांस्टेंट यूनिवर्सल होता है जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, लेकिन इसका जो कांस्टेंट है उसका वैल्यू मीडियम के साथ चेंज हो सकता है। यानी कि जो वैल्यू होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो सिंपल वे में अगर बात करें, कोई पूछे सिंपल पॉइंट और कुछ भी, तो आप बोल सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक फोर्स है और वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस या फोर्स इज weaker than Coulomb force। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, आप देख सकते हैं कि ये जो है आपका Fe और K और G का बारे में हम लोग बात कर रहे थे, लिखेंगे the value of constant is universal in gravitational force। वैल्यू ऑफ कांस्टेंट जो है वो यूनिवर्सल है ग्रेविटेशनल फोर्स में, वेयर एज वैल्यू ऑफ की चेंजेस विथ मीडियम, मीडियम के साथ बदलता है, चेंजेस विथ मीडियम, यानी के का मान मीडियम के साथ बदल सकता है लेकिन जी का मान यूनिवर्सली सेम होता है। तो ये कुछ एक सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटीज है, इसे आप देख लें, अच्छे से समझ लें। अगर कोई डाउट है तो पहले पूछ लें, देख लें पॉइंट्स आप। तो ये तो था आपका कंपैरिजन जो कि काफी इजी है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो कि बहुत इजी है। वो रिप्रेजेंट करने के लिए 2 मार्क्स में आपको एग्जाम में पूछता है, फोटो बनाने के लिए दे देता है, उसको हमको रिप्रेजेंट करना रहता है या लिखना रहता है, तो वो हम देख लेते हैं। सिंपल सा टॉपिक है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है representation of Coulomb's law in vector form। तो इस ये जो है क्वेश्चन, ये रिप्रेजेंटेशन आपको 2 मार्क्स में पूछता है। इसमें करना क्या होता है कि इसमें आपको एक्सिस लेना होता है, ठीक है। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है और ये जेड है।
और आपके दो चार्जेस हैं, मान लीजिए Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ठीक है। तो ये दो चार्ज जो है ये आपको दिया गया है एक प्लेन में, XY प्लेन में, और आपको इसको वेक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो हमको पता है कि जितना भी डिस्टेंस है सब ओरिजिन से मेजर किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ ओरिजिन O है, यहाँ से हम लोग इस वेक्टर का पोजीशन को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वेक्टर में पोजीशन को हमेशा R वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्योंकि ये पहला चार्ज है इसलिए इसका पोजीशन R1 वेक्टर हो जाएगा, ये दूसरा चार्ज है इसलिए इसका पोजीशन R2 वेक्टर हो जाएगा। तो R वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर, R1 हो गया पहला पोजीशन, R2 हो गया दूसरा पोजीशन। R1 और R2 के बीच की दूरी आपको पता होगा कि अगर हम लोग R1 और R2 के बीच की दूरी को अगर देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से लिखाएगा, R12 वेक्टर, यानी कि दोनों के बीच की दूरी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यानी दोनों के बीच का डिस्टेंस। और दोनों अननोन चार्जेस है Q1 और Q2, तो दोनों पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा रिपल्सिव फोर्स वो हो गया F12 वेक्टर, और इस पे जो फोर्स लग रहा होगा ये हो गया F1, ठीक है। तो इसमें आपको जो जो चीजें नजर आ रही है ये सब आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। F12 क्या है, R12 क्या है, R1 वेक्टर क्या है, R2 वेक्टर क्या है, तो ये सारे हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, उसके बाद इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे R1 वेक्टर जो है ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, यानी पोजीशन वेक्टर चार्ज Q1 का जो है वो R1 वेक्टर है। उसी तरह से R2 वेक्टर क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। उसी तरह से R12 वेक्टर क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। उसी तरह से F12 वेक्टर क्या है, F12 मतलब हो गया फोर्स अप्लाइड ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, यानी पहले चार्ज पे दूसरे के कारण लग रहा फोर्स, फोर्स अप्लाइड ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड। सिमिलरली F21 अगर हम लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। तो ये सब कुछ एक इसमें आपको दिया हुआ था टर्म, जिसको कि हम एक्सप्लेन करेंगे, ये लिखना आपको जरूरी है। और उसके बाद हम रिप्रेजेंट करेंगे कि फॉर्मूला कैसे लिखाएगा। चलिए देखते हैं फॉर्मूला को लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग F12 फोर्स, ये क्या हो जाएगा, K के लिए जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और चार्जेस जो हैं वो स्केलर हैं इसलिए Q1 ऊपर में कोई भी तीर नहीं लगेगा, Q2, ठीक है, और नीचे में हो जाएगा R1,2। जैसे यहाँ F1,2 है उसी तरह से यहाँ पे हम लोग लिख देंगे R1,2, ठीक है। इसका स्क्वायर और यहाँ पे R12 का कैप लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग मैग्नीट्यूड को लिए हैं इसलिए यहाँ पे आपको तीर देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर हम लोग इस तीर को लेते हैं तो आपको इसको भी तीर के रूप में लिखना पड़ेगा, यानी R वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ, जैसे एक फॉर्मूला होता है, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर कोई बुक में यहाँ पे क्यूब रहता है, आप यहाँ स्क्वायर लेते हैं। तो देखिए ये डाउट आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं। पहले F21 हम लिख दे रहे हैं, जैसे F21 वेक्टर बराबर हो जाएगा इसी तरह से
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर और R21 कैप। तो इसमें आप ये चीज पहले समझ लीजिए कि ये जो कैप वाला दोनों है ये डायरेक्शन बतला रहा है, तो ये बतला रहा है आपको मैग्नीट्यूड, और जो कैप वाली दोनों है ये आपको बतला रही है डायरेक्शन। तो अभी जैसे कि हमने आपको बताया कि कोई बहुत सारे बुक में आपको ये क्यूब मिलता है देखने को, तो क्यूब क्यों रखता है समझ लीजिए। जैसे एक फॉर्मूला होता है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए वेक्टर, या मॉड ऑफ ए वेक्टर को ए भी लिख सकते हैं, सिंपली ऐसे समझ लीजिए ए वेक्टर अपॉन ए, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। तो अगर आप इसको क्यूब करके लिखते हैं तो देखिए इसको अगर हम इस तरह वेक्टर के रूप में लिखना चाह रहे हैं तो ये कैसे लिखाएगा। तो सिमिलरली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F12 वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन यहाँ पे हम लिख देंगे R12 का क्या क्यूब, और अगर आप वेक्टर लिखना चाहते हैं तो यहाँ मॉड ले दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, R12 मॉड का क्यूब और ऊपर में वेक्टर आ जाएगा तो R12 वेक्टर है ना, तो यहाँ सॉरी यहाँ स्क्वायर रहेगा, और ठीक उसी तरह से एक मॉड यहाँ आ जाएगा R12। तो ये देखिए ये स्क्वायर हो गया और एक यहाँ, तो ये दोनों मिलके क्यूब हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इसीलिए बहुत सारे बुक में इसको क्यूब करके लिखता है, तो इसी को इस तरह से लिखा हुआ आपको मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन मॉड ऑफ R12 का क्यूब, यहाँ वेक्टर, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहेगा R12 वेक्टर। तो इसी चीज को आपको बहुत सारे बुक में क्यूब के रूप में भी लिखा जा सकता है, ये गलत नहीं है। तो इसको अगर कभी आपको समझना हो तो आपको ये यूनिट कैप, ये किसका फॉर्मूला है, यूनिट कैप का, ये आपको समझना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ समझ में आया होगा। देख लें, अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो 2 मार्क्स का सेक्शन है जो कि पूछा जाता है। चलिए देखते हैं बिना लेट किए इसको, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज करके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है काफी, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसका जिक्र भी अभी हमने किया था सिमिलरिटीज में। तो ये होता क्या है, बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक बॉडी है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस पे कोई चार्ज मान लीजिए Q है, ठीक है, इसके सराउंडिंग में बहुत सारे चार्जेस हैं, सपोज दैट Q1 Q2 सपोज दैट Q3 अलग अलग डिस्टेंस पे है, ये नहीं कि डिस्टेंस सेम है, Q4 Q5। तो जाहिर सी बात है कि ये सब जितना भी पेयर है उतना फोर्सेस लगेंगे, जितना भी पेयर है उतना फोर्सेस लगेंगे। और मान लीजिए यहाँ से यहाँ पे n चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा वो F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है, ये F3 वेक्टर है, ये F4 वेक्टर है,
है, ये F5 वेक्टर है और ये Qn चार्ज है, इसलिए ये Fn वेक्टर है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या करता है कि अगर एक चार्ज पे, अगर एक चार्ज को बहुत सारे चार्ज के बीच में रख दिया जाए तो जितना पेयर उतना फोर्स, और उस चार्ज पे नेट फोर्स निकालने के लिए, यानी कि F नेट निकालने के लिए आपको सभी फोर्सेस को वेक्टरली ऐड करना होगा, यानी जितना पेयर ऑफ चार्जेस है सबका वेक्टर सम लेना होगा, यानी कि F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर F4 वेक्टर डॉट 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 Fn वेक्टर। तो इसी से इसका स्टेटमेंट भी आप समझ सकते हैं। कोई पूछे व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो आप बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑन अ चार्ज may be defined as the vector sum of all the forces acting on it due to the other charge। तो स्टेटमेंट हम लिख देते हैं, it states that, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन states that, or it may be defined as the net force acting on a charge may be obtained by the addition of each forces due to pair of charges when it is added vectorally। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी चार्ज पे कुल फोर्स, इट स्टेट्स दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज, मान लीजिए इस चार्ज पे कुल फोर्स may be obtained by addition of each forces, जितना भी फोर्सेस है due to pair of charge when it is added vectorally, यानी कि वेक्टर सम में अगर सबको जोड़ दिया जाए तब जो नेट फोर्स निकलता है वही चार्ज का, वही किसी भी चार्ज पे लग रहा नेट फोर्स होगा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सिंपल शब्दों में समझ लीजिए कि अगर कोई चार्ज है, उसके चारों तरफ बहुत सारे चार्ज हैं, तो जितना पेयर उतना फोर्स, तो सभी फोर्सेस को वेक्टर के रूप में ऐड कीजिएगा तभी उस चार्ज पे नेट फोर्स निकलेगा। इसी प्रिंसिपल को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। देख लीजिए इसे, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और लेक्चर 4 में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, उसको देखेंगे। आज तक के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू।